हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो भारत का संवैधानिक विकास है। इसमें मैंने पहला भाग इसका बना दिया है, ये उसका दूसरा भाग है। इसमें हम चार्टर एक्ट 1813 से लेके भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तक पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1813। कंपनी द्वारा भारतीय क्षेत्र अधिकार बढ़ाने की लालसा में आर्थिक घाटा अत्यंत बढ़ गया था तथा इंग्लैंड में कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग होने लगी और इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण 1813 का जो चार्टर एक्ट वो पारित हुआ और जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया कंपनी का, अर्थात अब भारत में व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो सभी ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त हो गया। लेकिन अब भी कंपनी का चीन के साथ चाय की व्यापार का जो एकाधिकार था वो बना रहा, अर्थात चलता रहा। इस व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति के एवज में कंपनी के भागीदारों को भारतीय आय का 10.5% गारंटी लाभांश देने की भी व्यवस्था हुई। कंपनी पर सम्राट के प्रभुत्व की जो स्वीकार करते हुए कंपनी पर सम्राट का जो प्रभुत्व था उसको स्वीकार करते हुए भारत में ब्रिटिश सम्राट की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट हुई। कंपनी का भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर 20 वर्षों तक का नियंत्रण और स्वीकार कर लिया गया। इस चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई प्रचारक को तथा व्यापारिक समुदाय को भारतीय क्षेत्र में बसने की अनुमति दे दी गई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया। पहली बार भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए प्रावधान रखा गया। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट को विहिंग दल ने सत्ता में आने के पश्चात पेश किया था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को तमाम विरोध के बावजूद 20 वर्षों के लिए प्रशासनिक अधिकार दिए गए, यद्यपि उसके अधिकार में कुछ आधारभूत परिवर्तन भी किए गए। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी का जो व्यापार था वो भारतीय चाय पर चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। जो कंपनी का भारतीय चाय पर चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार था, इस अधिनियम के द्वारा उसको क्या कर दिया गया? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि चीन का चाय पर चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत का वो कब समाप्त हुआ, किस एक्ट में समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट में। इस अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इस प्रावधान के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 के आखिर में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम के माध्यम से भारत के संबंध में कानून निर्माण के लिए गवर्नर जनरल को पूर्ण रूपेण अधिकार दे दिए गए। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जो कि लॉर्ड मैकाले पहला विधि सदस्य बना। भारतीय कानूनों को संचित, संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने की छूट दी गई। आगरा तथा पश्चिमी अवध को मिलाकर एक नए प्रांत, उत्तर प्रांत का निर्माण किया गया। आगरा और पश्चिमी अवध को मिलाकर एक नए प्रांत, उत्तर प्रांत का निर्माण किया गया। इस एक्ट में सरकारी नियुक्तियों के लिए योग्यता को पहली बार आधार बनाने की घोषणा की गई थी। इस एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा की समाप्ति का प्रावधान भी जोड़ा गया। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट के माध्यम से शासकीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का जो प्रावधान किया गया था, मैकाले को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ICS को भारतीयों के लिए इस एक्ट में खोला गया था। 1853 के एक्ट में ICS को भारतीयों के लिए खोला गया और भारत के पहले ICS कौन थे?
भारत के जो पहले ICS थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। बंगाल के लिए पृथक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। डायरेक्टरों की जो संख्या थी वो 24 से घटाकर क्या कर दी गई, 18 कर दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई। कंपनी को जब तक संसद न चाहे तब तक भारतीय प्रदेश को अपने अधीन रखने की अनुमति प्रदान की गई, मतलब संसद के प्रसार पर्यंत तक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नई प्रेसिडेंसियां बनाने तथा पुरानी की सीमाओं में परिवर्तन करने के अधिकार दे दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केंद्र के एक लघु परंतु एक प्रभावशाली विधान परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम की एक बहुत बड़ी त्रुटि यह थी कि भारतीयों को अपने विषय में कानून बनाने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के प्रमुख धाराएं निम्न थीं। 1858 में महारानी की घोषणा के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के पुनर्गठन के लिए इस अधिनियम को लाया गया। 1858 का जो अधिनियम था वो महारानी की घोषणा के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के पुनर्गठन के लिए इस अधिनियम को लाया गया। इस एक्ट को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का खात्मा हो गया। इस यानी कि 1858 का जो अधिनियम है इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का क्या हो गया, इसको समाप्त हो गया, खात्मा हो गया इसका। भारतीय ब्रिटिश क्षेत्रों पर प्रभुसत्ता का अधिकार सम्राट में निहित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया और फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया तथा उनकी समस्त जो शक्तियां थी वो अब किस में आ गई, भारत राज्य सचिव के सुपुर्द कर दी गई। भारत सचिव की मदद के लिए लंदन में एक 15 सदस्यीय परिषद भारत परिषद का गठन हुआ। भारत सचिव और उसकी काउंसिल का वेतन एवं खर्चे भारत संचित निधि पर आधारित थे। क्राउन का प्रतिनिधि होने की वजह से गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। गवर्नर जनरल कौन था, क्राउन का एक प्रतिनिधि था, इसी वजह से उसको क्या कर दिया गया, वायसराय की उपाधि दे दी गई। वायसराय के रूप में वह ब्रिटिश ताज के प्रति जवाबदेही था। गवर्नर जनरल के रूप में वह भारतीय मंत्री के प्रति जवाबदेही था। गवर्नर जनरल के प्रति जवाबदेह था और पूरे भारत के प्रशासन की बागडोर केवल गवर्नर जनरल के हाथों में आ गई। इसमें जो त्रुटियां थी वो भी देख लेते हैं हम। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीयकृत थी। प्रांतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया, अर्थात वे स्वायत्त नहीं थे। गवर्नर जनरल को असीम शक्तियां मिली। भारतीय लोकमत का कोई प्रशासनिक व्यवस्था में स्थान ही नहीं था। गवर्नर जनरल या गवर्नर की जो परिषद थी उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1858 का यह अधिनियम एक तरह से भारत में संवैधानिक विकास के प्रथम चरण का पटाक्षेप तथा दूसरे चरण का प्रारंभ माना जाता है। कहने का मतलब है ये कि दूसरे चरण का और प्रथम चरण का पटाक्षेप और दूसरे चरण का प्रारंभ था ये भारत में संवैधानिक विकास का। उसके बाद आया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को सर्वप्रथम प्रशासन में भागीदार बनाया। ये पहला अधिनियम था जहाँ की भारतीयों को सर्वप्रथम प्रशासन में क्या मिला, थोड़ी सी भागीदारी मिली। अतः इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसमें क्या हुआ, भारत में जो प्रतिनिधि सरकार की थी उसकी नींव रखी गई। उल्लेखनीय है कि 1858 में भारतीयों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया गया था, परंतु वास्तविक रूप से उन्हें इसमें शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 1861 के अधिनियम की प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। 1861 के
गवर्नर जनरल जो था, जो कि वायसराय की उपाधि मिली थी जिसे, उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 5वें सदस्य को शामिल किया गया, जो कि विधिवृत्ति का व्यक्ति था, मतलब विधिवृत्ति प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा के कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दे दी गई। वायसराय आपातकालीन परिस्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यह अध्यादेश अधिकतम 6 मार्च तक लागू रह सकते थे और इस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय पद्धति की शुरुआत की थी। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय पद्धति की शुरुआत की थी। कैनिंग ने अब भिन्न भिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दिए थे। इस प्रकार भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल अपने परिषदों की संख्या 6 से 12 तक बढ़ा सकता था, जिसमें कि आधे गैर सरकारी होते थे। इनको वायसराय मनोनीत करेगा और 2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये मतलब जो आधे गैर सरकारी जो सदस्य थे, इनको क्या करेगा, वायसराय मनोनीत करेगा और इनको 2 वर्ष तक के लिए अपने पद पर रहने देगा, मतलब ये बने रहेंगे। मुंबई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने, उसमें संशोधन करने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया। मुंबई और मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का जो अधिकार था वो उनको दोबारा मिल गया। यह कानून वायसराय की अनुमति प्रदान करने के पश्चात ही वैध माना जा सकता था, मतलब वायसराय की अनुमति मिलती थी तभी ये कानून और संशोधन वैध माने जाते थे। कुछ मामलों जैसे कि डाकतार, सैनिक मामले आदि पर उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। गवर्नर जनरल को उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषदों को गठन करने की अनुमति दी। गवर्नर जनरल को उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों को गठन करने की अनुमति दे दी गई। सह-परिषदीय गवर्नर जनरल को नए प्रांतों के गठन, प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण करना तथा उप गवर्नर की नियुक्ति की भी अनुमति मिल गई। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को सर्वप्रथम प्रशासन में भागीदार बनाया गया। अतः इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी। अब इसकी त्रुटियां देख लेते हैं। 1858 में भारतीयों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया गया था, परंतु वास्तव में उन्हें शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 1858 में भारतीयों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व देने का तो विचार किया था, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं था। गैर सरकारी सदस्य कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। जो गैर सरकारी सदस्य थे वो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती थी उस समय वो भाग तो ले सकते थे, किंतु ना तो कोई वो उस पर प्रस्ताव ला सकते थे और न ही किसी सरकारी सदस्य से प्रश्न पूछ सकते थे। वास्तविक जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के हाथों में निहित थी। वह किसी भी कानून पर वीटो ला सकता था। बिना गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के कोई भी विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता था। ऐसा प्रावधान प्रांतों के स्तर पर भी था। ये इस अधिनियम की त्रुटियां रहीं। उसके बाद आता है, इन्हीं त्रुटियों को पूरा करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को लाया गया। 1861 के अधिनियम के प्रावधान भारतीयों के लिए असंतोषजनक थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। कांग्रेस ने विधान परिषदों के विस्तार तथा उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को अपनी प्रथम मांग सूची में रखा। यूरोपीय व्यावसायिक संघ ने भी इन परिषदों के विस्तार करने की मांग की थी। यूरोपीय व्यावसायिक संघ जो था उसने भी इन परिषदों को विस्तार करने की मांग की थी। इन्हीं परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित हुआ। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय जो विधान परिषद था उसमें क्या हुआ, जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। अब इनकी संख्या को क्या किया, न्यूनतम जो संख्या थी वो 10 हो सकती थी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम जो संख्या थी वो 16 कर दी गई।
प्रांतीय विधान परिषद के भी अतिरिक्त सदस्यों की, जो प्रांतीय विधान परिषद थी ये तो केंद्रीय विधान परिषद में थी जिसकी संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई अतिरिक्त सदस्यों की, लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें क्या हुआ, अतिरिक्त जो सदस्यों की संख्या थी वो बढ़ा दी गई। उसमें न्यूनतम जो हो सकती थी वो 8 और अधिकतम जो थी वो 20 तक जा सकती थी। विधान परिषदों जो कि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों में चुनाव को सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। विधान परिषद केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों के सदस्यों को केवल 2 अधिकार दिए गए। पहला जो अधिकार था उनको दिया गया कि बजट पर यानी कि वित्तीय विवरण पर वे अपने विचार प्रकट करने की अनुमति प्रदान की गई उनको, मतलब वो अपने वित्तीय विवरण अर्थात बजट पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उनको वोट देने का जो अधिकार था वो नहीं दिया गया। बजट पर वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, केवल अपने विचार प्रकट कर सकते थे। उन्हें सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर कार्यकारी परिषद से प्रश्न पूछने की अनुमति या अधिकार दिया गया। इस अधिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग था वो था निर्वाचन पद्धति, जिसका कि इस अधिनियम में प्रारंभ किया गया। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में जो प्रतिनिधि सरकार की आधारशिला थी वो वास्तविक रूप में 1861 में रखी गई। 1861 में नहीं वरन 1892 में रखी गई। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है। इस तरह ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। इससे आगे आने वाले अधिनियम हम अपनी 3rd वीडियो में लेके आएंगे, जो कि लास्ट वीडियो होगी भारत का संवैधानिक विकास पर। इसे अच्छे से तैयार करें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डीप में डाला है इस टॉपिक को। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।